फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी और बजटरी मैनेजमेंट एक्ट अब्दुल रहीम राथर के ज़माने में इस पर बहुत ज़बरदस्त, जब वो वित्त मंत्री जम्मू कश्मीर के हुआ करते थे तब इस पर ज़बरदस्त जोर रहता था। इसी फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी और बजटरी मैनेजमेंट एक्ट के तहत जो एक स्टेटमेंट मैंडेटरी है किसी भी सरकार के लिए कि उन्हें ये स्टेटमेंट जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली में हर साल बजट के वक्त में देना पड़ता है। पिछले साल बजटरी जब जम्मू कश्मीर का बजट सप्लीमेंट्री ग्रांट्स के तौर पर लोकसभा में पास किया गया तो उस वक्त भी FRBM की एक कॉपी जो है वहां पर रखी गई। मेरी नजर उस कॉपी पर पड़ी। जब मैंने उस कॉपी को देखा तो उसमें 6 इंस्टीट्यूशंस का जिक्र है। हालांकि उसमें बाकी इंस्टीट्यूशंस का भी जिक्र है, बताया गया है कि किस इदारे में कितने लोग, सरकार कितने मुलाजिम काम कर रहे हैं, उनको तनख्वाह कितनी जा रही है, ये सारी चीजें डिस्कस की गई हैं। तो मेरी नजर पड़ी कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन पर। हैरान मैं इस बात पर हुआ कि जम्मू कश्मीर के सियासतदानों ने, और वो सियासतदान जो अब इस वक्त जम्मू और कश्मीर के बीच में बराबरी की बात करते हैं, जो इस वक्त हक और इंसाफ की बात करते हैं, और वो तमाम लोग जो हक और इंसाफ के सवाल आजकल दुनिया को पूछ रहे हैं, उन लोगों के पास ना तो एदाद-ओ-शुमार हैं, ना ही उन लोगों के पास फिगर्स हैं। और जब फिगर्स पर बात भी होती है तो वो बात को घुमाकर मुनाफरत की तरफ, बात को घुमाकर नफरत की तरफ ले जाते हैं और फौरन उसको फिरकावारियत, फिरका परस्ती और न जाने क्या 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 उसके साथ जोड़ दिया जाता है। मैं इन 6 इंस्टीट्यूशंस को देख रहा था और इन 6 इंस्टीट्यूशंस में मैं ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा था कि अगर कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में कश्मीर रीजन में बिजली चलाने के लिए 11,511 मुलाजमीन, 11,511 कर्मचारियों की जरूरत पड़ती है, तो जम्मू पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को चलाने के लिए कुल 7,000, 4,000 मुलाजमीन इस इलाके में, इस रीजन में कम है, जिस रीजन में दुश्वार गुजार रास्ते भी हैं, जिस रीजन में डोडा, बदरवा, किश्तवाड़, रामबन, बानिहाल के पहाड़ी इलाकों पर आप चले जाएं, रजौरी, पुंछ की सूरत हाल आप देखें, तो इस सूरत हाल को जब आप सामने रखते हैं तो आपको ये मालूम पड़ता है कि इन दुश्वार गुजार इलाकों में बिजली के निजाम को ठीक तरीके से चलाने के लिए तो ज्यादा मुलाजमतें होनी चाहिए थी। लेकिन वजह क्या है कि कश्मीर रीजन में हम देखते हैं तो 11,511 मुलाजिम कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के रोल पर हैं, और जम्मू पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के पास फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी और बजटरी मैनेजमेंट एक्ट के इन एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक, जिनकी कॉपी मेरे पास है, जम्मू पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के पास कुल 7,000 कर्मचारी हैं। कानून एक ही कानून के तहत दोनों कॉरपोरेशनें काम कर रही हैं। अगर आप इन दोनों कॉरपोरेशनों का मैंडेट देखेंगे, दोनों कॉरपोरेशन की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखेंगे तो बिल्कुल एक जैसी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं दोनों इंस्टीट्यूशंस में। जब आप पोस्ट क्रिएशन की बात करेंगे तो फिर यह हैरानगी होती है कि आपने कश्मीर डिवीजन में 11,511 पोस्टें क्रिएट की और आप कुल जम्मू डिवीजन में 7,000 पोस्टें क्रिएट कर सके। इसकी क्या वजह, इसके लिए क्या चीज रिस्पॉन्सिबल है? अब मेरे साथी ने भी कहा, कुछ और लोगों ने भी कहा कि आबादी का तनासुब, आबादी का तनासुब भी समझा जा सकता है, लेकिन क्या डिपार्टमेंटों में मुलाजमत आबादी के तनासुब की बिना पर मिलती है, या डिपार्टमेंटों में मुलाजमत आपको डिपार्टमेंट चलाने की जरूरत के मुताबिक मिलती है? उसके बाद मैंने दूसरा देखा, चलिए इसमें भी मान के चला जाए कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में चूंकि बहुत बड़ी आबादी को कैटर कर रहा है, तो इसलिए चलिए मान के चलते हैं 11,511 अगर मुलाजिम भी हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी, श्रीनगर का एरिया तो लिमिटेड है, और जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी, जहां तक जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी है, दिक्कत और परेशानी की जब बात करें तो जितनी दिक्कतें और परेशानी जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी को काम करने में आती हैं और जितनी मुसीबतें जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जम्मू पूरे रीजन में ला रखी हैं, उन मुसीबतों को अगर आप ध्यान में रखें तो आपको खुद ये लगेगा कि जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास कंपैरेटिवली कर्मचारी ज्यादा होने चाहिए। कंपैरेटिवली आप देखें, कोई इलाका, कोई जगह ऐसी नहीं है जहां जेडीए का कोई न कोई डिस्प्यूट है, और जिस डिस्प्यूट में जेडीए है वो डिस्प्यूट कोर्ट में है, और हर जगह जेडीए का यही तमाशा है। और अभी जो कानून में तरमीम हुई, लैंड रेवेन्यू एक्ट में तरमीम हुई, दूसरी तरफ से जम्मू कश्मीर पंचायती राज एक्ट को जो है मुकम्मल तौर पर यहां पर लागू किया गया, और तीसरी तरफ से आप देख रहे हैं कि अलग अलग जगहों पर एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव्स हुई। तो आप इन एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव्स के बीच में भी आप देख रहे हैं कि हर तरफ से आपको नजर आता है कि जितना खबरों में आपको जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी मिलती है, इतनी खबरों में आपको श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी नहीं मिलती है। इतनी ज्यादा खबरें आप एसडीए के ऊपर नहीं सुनते होंगे,
इतना एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव, ये ड्राइव, वो ड्राइव एसडीए करता हुआ आपको नजर नहीं आएगा जितनी एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव जेडीए करती है। तो एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव करने के लिए, अपनी जमीन वापस लेने के लिए कर्मचारी ज्यादा चाहिए या कम चाहिए? जरूरत ज्यादा है या कम है? तो समझ में आता है कि जरूरत ज्यादा है। लेकिन श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास 363 कर्मचारी हैं और जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास केवल 223 कर्मचारी हैं। अब चलिए इसको भी मान के चला जाए, हो सकता है इसमें भी ये कहा जाएगा डल का एरिया है, फला एरिया है और इस वजह से वहां ज्यादा कर्मचारी हैं, इसमें और कोई ना कोई थ्योरी निकल आएगी। अब एक इस इंस्टीट्यूशन को समझने की कोशिश करूंगा कि इस इंस्टीट्यूशन में इतना बड़ा गैप क्यों। कश्मीर यूनिवर्सिटी में 2499 कर्मचारी काम करते हैं और जम्मू यूनिवर्सिटी में केवल 1422 कर्मचारी, यानी लगभग आप यूं समझ लीजिए आधा नंबर है कर्मचारियों का जम्मू यूनिवर्सिटी में और उसका बिल्कुल डबल नंबर जो है वो कश्मीर यूनिवर्सिटी में है। ऐसा क्यों? अब कहा जाएगा कश्मीर यूनिवर्सिटी में कुछ डिपार्टमेंट ज्यादा हैं, फिर कहा जाएगा कश्मीर यूनिवर्सिटी का जो है एरिया जो है वो बहुत ज्यादा है, कश्मीर यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है वो बहुत बड़ा है। जम्मू यूनिवर्सिटी का कैंपस भी बहुत बड़ा है, लेकिन अफसोस सिर्फ ये कि जम्मू यूनिवर्सिटी के पास को जो लैंड दी गई है, अभी तक जम्मू यूनिवर्सिटी उस लैंड को खाली नहीं करवा पाई है, अभी तक जम्मू यूनिवर्सिटी उस लैंड को रिट्रीव नहीं कर पाई है और आज भी जम्मू यूनिवर्सिटी की लैंड का एक बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो ऑक्यूपाइड है, एनक्रोचर्स के पास है और जम्मू यूनिवर्सिटी उनसे उस लैंड को वापस नहीं ले पा रही है। बहुत बार बातचीत जम्मू यूनिवर्सिटी की हुई, बड़ी बार जम्मू यूनिवर्सिटी ने कोशिश की, लेकिन कोई वाइस चांसलर कामयाब नहीं हो सका कि वो जम्मू यूनिवर्सिटी की जो जमीन है उस जमीन को जम्मू यूनिवर्सिटी के हवाले वापस कर सके। बीच में यह भी आया कि जम्मू यूनिवर्सिटी को कहीं कैंपस को कहीं किसी और जगह शिफ्ट किया जाए, ये बातें भी आई। लेकिन इंस्टीट्यूशन की बात की जाए तो इंस्टीट्यूशन के तौर पर 1422 पोस्टें क्रिएट होती हैं जम्मू यूनिवर्सिटी में, 1422 कर्मचारी काम कर रहे हैं और कश्मीर यूनिवर्सिटी में 2499 कर्मचारी काम कर रहे हैं, 2499, हजार के करीब कर्मचारियों का फासला है जम्मू यूनिवर्सिटी और कश्मीर यूनिवर्सिटी के बीच में। पोस्ट क्रिएशन के वक्त जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर क्या कर रहे थे? पोस्ट क्रिएशन के वक्त जम्मू यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार क्या कर रहे थे? पोस्ट क्रिएशन के वक्त जम्मू का इंटेलिजेंसिया क्या कर रहा था? पोस्ट क्रिएशन के वक्त ये बाकी तमाम लोग जो जम्मू की रट लगाए रखते हैं, वो लोग पोस्ट क्रिएशन के वक्त क्या कर रहे थे? क्या उनको ये नहीं लग रहा था कि दोनों इंस्टीट्यूशंस की इफेक्टिव फंक्शनिंग के लिए जरूरी है कि अगर जिस पैमाने पर, जिस लेवल पर पोस्ट क्रिएशन कश्मीर में हो रही है, उसी पैमाने पर, उसी लेवल पर पोस्ट क्रिएशन जम्मू में भी होनी चाहिए। जो डिपार्टमेंट ऑलरेडी कश्मीर यूनिवर्सिटी में फंक्शनल है और सालों से जो डिपार्टमेंट कश्मीर यूनिवर्सिटी में बड़ी कामयाबी के साथ काम कर रहे हैं, उन डिपार्टमेंटों को ना तो वो डिपार्टमेंट अभी जम्मू यूनिवर्सिटी में आए ही नहीं और कुछ एक डिपार्टमेंट आते आते जो है उनको वक्त लग रहा है। डिपार्टमेंट आ गए हैं लेकिन उनमें रिक्रूटमेंट नहीं हो रही है, डिपार्टमेंट आ गए हैं उनके लिए फैकल्टी नहीं है, तो इतना वक्त जो है उन डिपार्टमेंटों को फंक्शनल करने में जम्मू यूनिवर्सिटी को लग रहा है। कई डिपार्टमेंट है जिनको लेकर ये कहा जाता है, जैसे जर्नलिज्म का डिपार्टमेंट अभी तक जम्मू यूनिवर्सिटी में नहीं है, कश्मीर यूनिवर्सिटी में एक लंबे वक्त से चल रहा है। तो जब कश्मीर की बात आती है, कश्मीर का इंटेलिजेंसिया हो, कश्मीर का की सिविल सोसाइटी हो, कश्मीर के जर्नलिस्ट हो, कश्मीर का समाज हो, वो सारा समाज एक होकर चीजों को लेकर सोचता है और अपने बच्चों के लिए सोचता है कि क्या बेहतर है, वो हमारे इंस्टीट्यूशनों में होना चाहिए और उसके बाद उसको सुनिश्चित भी करते हैं। हम हाहुल्ला भी करते हैं, हंगामा भी करते हैं, सड़क के ऊपर भी उतरते हैं, लेकिन उसके बाद हमारा हाल क्या है वो ये आंकड़े बताते हैं। जब आंकड़ों पर नजर पड़ती है तो आपको समझ में आता है कि जनाब देखिए आंकड़े तो साफ तौर पर ये बताते हैं कि पोस्ट क्रिएशन जब हुई है उसमें जम्मू संभाग का जो नेतृत्व था, जम्मू संभाग के जो इंटेलिजेंसिया था या जम्मू संभाग को जो लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो लोग बात ही नहीं कर रहे थे उन मुद्दों के ऊपर जिन मुद्दों के ऊपर बात की जानी चाहिए। पोस्ट क्रिएशन के ऊपर बात होनी चाहिए, क्या जरूरतें, कौन से नए कोर्सेज हमको जम्मू में चाहिए, उसके ऊपर बात होनी चाहिए। लेकिन बात सिर्फ खींचतान के ऊपर है। आपने कश्मीर में अभी फिलहाल मैं देख रहा था थोड़ी देर पहले, नगीन लैग को आपने इतने करोड़ रुपए दे दिए, हमें इतने करोड़ क्यों नहीं दिए? इसी मतलब टसल में नगीन लैग को मिल गया तो मानसर को क्यों नहीं मिला? इन्हीं चीजों में फंस कर रह जाते हैं इंस्टीट्यूशंस और उसका नतीजा ये निकलता है कि इंस्टीट्यूशन फिर इसी तरह का भेदभाव और इसी तरह का जब कंपैरिजन आप करने लगते हैं तो आप परेशान होते हैं। अब बताइए कंपैरिजन क्या है? कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में 11,000 कर्मचारी हैं, 4,000 कर्मचारी जम्मू से ज्यादा है। जेडीए में लगभग कोई 100-150 कर्मचारी जम्मू से ज्यादा है श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी में। और उसके बाद अब मैं बात करूंगा इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, 785 के करीब कर्मचारी हैं जिनको तनख्वाह जो जम्मू कश्मीर की सरकार कहती है कि जिनकी तनख्वाह जो है इतनी है। और उसके मुकाबले में श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में 411 कर्मचारी। अब आप खुद देखिए, इसको भी कंपैरेटिव एनालिसिस करिए, कोई
300 350 के करीब करीब लोग पोस्टें वहां पर भी कम है, क्यों है? अच्छा, उसके बाद श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बीच में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में 2929 मुलाजिम, 2929, जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में 2623। अब जरा सोचिए, जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कर्मचारियों के बीच में 300 का फर्क। इसका मतलब यह है कि जब नीड एंड डिमांड की बात आती है तो श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जरूरतें और दोनों इंस्टीट्यूशनों की कर्मचारियों की जरूरतें लगभग बराबर बराबर हैं। और अगर बराबर बराबर म्युनिसिपैलिटी में है तो फिर जरा मुझे बताइए डेवलपमेंट अथॉरिटी में बराबरी क्यों नहीं, वहां पर इतनी जरूरत क्यों महसूस नहीं होती? अच्छा, और आइए आप आगे, जब आप बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट अर्बन डायरेक्टरेट ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज, अर्बन लोकल बॉडीज की अगर मैं बात करूं, अर्बन लोकल बॉडीज कश्मीर में 3564 के करीब करीब कर्मचारी काम कर रहे हैं और अर्बन लोकल बॉडीज जम्मू में 2677, 900 के करीब करीब कर्मचारियों का यहां पर भी फर्क है। अब इसका कारण क्या है कि आपको जब टोटल लगाते हैं तो 6 ही इंस्टीट्यूशंस अभी मैंने देखे, बाकी इंस्टीट्यूशंस का मैंने एनालिसिस किया नहीं। इन 6 इंस्टीट्यूशंस में जहां 21,651 के करीब करीब कर्मचारी कश्मीर डिवीजन में काम कर रहा है, वहीं पर 14,356 के करीब करीब कर्मचारी जम्मू डिवीजन में काम कर रहा है। 7,000 कर्मचारियों का दोनों रीजन्स के बीच में फर्क है। अब बहुत सारे इंटेलेक्चुअल ये बात करेंगे कि इसकी सबसे बड़ी वजह है कश्मीर की आबादी। मान लिया, वो बात बिल्कुल आपकी सही है, लेकिन जब हम इंस्टीट्यूशनों की बात करते हैं तो इंस्टीट्यूशंस में आबादी के तनासुब के बिना पर यह तय नहीं होता कि पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में कितने लेक्चरर काम करेंगे। आबादी के तनासुब पर आप ये डिसाइड नहीं करेंगे कि यूनिवर्सिटी के अंदर कितनी फैकल्टी काम करेगी। एक डिपार्टमेंट में एक ही एचओडी अगर जम्मू में है तो कश्मीर में भी एक ही एचओडी होगा। एक डिपार्टमेंट के 2 एचओडी नहीं होंगे, एक डिपार्टमेंट के 6 एचओडी नहीं होंगे, एक यूनिवर्सिटी के 2 वाइस चांसलर नहीं होंगे, एक यूनिवर्सिटी के 2 रजिस्ट्रार नहीं होंगे। सवाल ही पैदा नहीं होता, संभव ही नहीं है। जितना वर्कलोड जम्मू यूनिवर्सिटी के ऊपर था इससे पहले कि अब चूंकि बहुत सारे ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशंस बन गए हैं और वो ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन जम्मू यूनिवर्सिटी से बाहर हो गए हैं, उन इंस्टीट्यूशंस के बाहर चले जाने के बाद लोड थोड़ा जम्मू यूनिवर्सिटी के ऊपर कम हुआ है। तो कर्मचारी तो जम्मू यूनिवर्सिटी में भी लगभग कश्मीर यूनिवर्सिटी के बराबर बराबर होने चाहिए थे, लेकिन क्या वजह है? आज भी आप देखिए जम्मू यूनिवर्सिटी में कोई रिक्रूटमेंट शुरू होती है, वो रिक्रूटमेंट मुकम्मल ही नहीं हो पाती। वो रिक्रूटमेंट डज नॉट सी लाइट ऑफ द डे। क्यों? आप रिक्रूटमेंट शुरू करते हैं और रिक्रूटमेंट शुरू करने के बाद कुछ लोग कोर्ट में चले जाते हैं, कुछ लोग अखबारों में खबरें लगवाना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग कोई और काम करना शुरू कर देते हैं, कुछ ना कुछ काम चलता रहता है। अब आप इसका कंपैरिजन कश्मीर के साथ करिए, बहुत कम आपको श्रीनगर यूनिवर्सिटी को लेकर, बहुत कश्मीर यूनिवर्सिटी को लेकर या कश्मीर के बाकी इंस्टीट्यूशंस को लेकर आपको अखबारों में पढ़ने को मिलेगा। फैकल्टी के बीच में लड़ाइयां हैं, वो फैकल्टी की लड़ाइयां भी आपको जम्मू में जो अखबारों में पढ़ने को मिलती हैं, लेकिन कश्मीर में आपको फैकल्टी के बीच में जो खींचतान है या कुछ भी है वो आपको अखबारों में बहुत कम मिलती है। वजह क्या है? इन इंस्टीट्यूशंस में लोगों को इतना इंटरेस्ट क्यों है? पोस्टों को लेकर लोगों को इतना इंटरेस्ट क्यों है? कितनी पोस्टें निकली, कौन कहां एडजस्ट हो रहा है, किसको एडजस्ट किया, कौन किस पोस्ट के अगेंस्ट एडजस्ट हो रहा है, इतनी परेशानी जो यहां पर है, इतनी ही परेशानी अगर जम्मू रीजन में इंस्टीट्यूशंस को लेकर होती, इंस्टीट्यूशन की फिक्र होती हम लोगों को, तो शायद आज इतना बड़ा डिफरेंस इन दोनों इंस्टीट्यूशंस के बीच में नहीं होता। वो कहते हैं ना कि जब जिस समय जो हमारे लीडरों को, जो हमारे इंटेलेक्चुअलों को, जो हमारे सोचने विचारने वालों को करना चाहिए था, वो उस वक्त वही कर रहे थे। जैसे मैंने आपको बोला कि नगीन लैक को लेकर, नगीन की जो झील है कश्मीर में, उसको लेकर एक भारत सरकार ने तय किया है कि वहां पर हमने उस नगीन लैक को जो है उसकी कंजर्वेशन के लिए, रिहैबिलिटेशन के लिए हमने कोई प्लान बनाया हुआ, तो उसको लेकर अब शुरू हो गया यहां पर जी, वहां आपने दे दिया तो यहां आपने नहीं दिया, तो इसी वहां यहां में आप फंसे रहे। नतीजा ये निकला कि इंस्टीट्यूशंस में अगर कंपैरेटिव एनालिसिस किया जाए तो आज आप देखिए कि जब नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क की रैंकिंग आती है, वहां कश्मीर यूनिवर्सिटी कहां पर है और जम्मू यूनिवर्सिटी कहां पर है। इतना फर्क दोनों यूनिवर्सिटी के बीच में क्यों है? ये इंस्टीट्यूशनों के इन जिम्मेदारान को भी सोचना चाहिए, इस रीजन के लीडरों को भी अपनी प्रायोरिटीज को ठीक करना चाहिए। सिर्फ ठीक ही नहीं करना चाहिए बल्कि इस रीजन के नेताओं को अब ये सोचना चाहिए कि हमें जम्मू रीजन के लिए क्या चाहिए। रीजन के लिए हमें लखनपुर से बानिहाल तक कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस चाहिए जो हमें इस रीजन के लिए चाहिए। ये नहीं कि वहां मिला तो हम मांगेंगे, वहां नहीं मिला तो हम नहीं मांगेंगे। ये वाली अप्रोच जो है, इस अप्रोच से कोई फायदा होने वाला नहीं है। अगर होने वाला होता तो पिछले 7 साल में जो लोग क्लेम करते हैं कि हम हैं, हम ही करेंगे,
हमने करके दिखाया तो 7 साल में करके दिखाया होता, ठीक है। तो जिन लोगों को उससे पहले करना चाहिए था उन लोगों ने भी नहीं किया और अब कहते हैं कि हम इस दल में चले गए तो अब यहां करके दिखाएंगे। करने वाले जानते हैं कि किन इंस्टीट्यूशंस के ऊपर उनको फोकस करना है, उनके लिए प्रायोरिटी क्या है, वो प्रायोरिटीज के ऊपर काम करते हैं, वो साइड ट्रैक नहीं होते, वो इश्यूज के ऊपर फोकस उनका नहीं होता। जो इशू नहीं है नॉन इशू है, जिस नॉन इशू को आप इशू बनाकर सुबह से लेकर शाम तक जो है गीत गाते रहते हैं। ये इंस्टीट्यूशनों के बीच में जो इतना बड़ा फर्क है, यही फर्क बहुत सारे सवाल खड़े करता है। वो बच्चे जो आज सड़कों के ऊपर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वो बच्चे जो आज सड़कों के ऊपर उतरकर नारेबाजी कर रहे हैं, जो बच्चे आज सड़कों के ऊपर उतरकर आज आपसे नौकरियां मांग रहे हैं, वो बच्चे ये सब नहीं कर रहे होते अगर वक्त पर, जिस वक्त ये इंस्टीट्यूशंस बन रहे थे या इंस्टीट्यूशंस में पोस्ट क्रिएशंस हो रही थी, जब रिक्रूटमेंट्स हो रही थी, काश आपने उस वक्त ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर किया होता। काश आपने उस वक्त ये इंश्योर किया होता कि इन इंस्टीट्यूशंस में जो पोस्ट क्रिएशन है वो उसी पैमाने पर हो जिस पैमाने पर पोस्ट क्रिएशन कश्मीर डिवीजन में हो रही है। उन्हें अपने इंस्टीट्यूशंस की फिक्र है, उन लोगों ने पोस्ट क्रिएशन के वक्त में जोर भी लगाया और अपने इंस्टीट्यूशंस का इस्तेमाल भी किया, लेकिन ऐसा लगता है कि जब जम्मू डिवीजन की बारी आई तो वहां पर पोस्ट क्रिएशन के वक्त बहुत सारे लोग सोए हुए रहे। उम्मीद और तवक्का ये कि इस डिफरेंस को, ये डिस्क्रिमिनेशन वाला राग अलापने की बजाय इंस्टीट्यूशनल करेक्शन की और इंस्टीट्यूशनल करेक्शन पर जोर दिया जाएगा, ताकि इंस्टीट्यूशंस खड़े हों और उन इंस्टीट्यूशंस में हमारे पास पर्याप्त मात्रा में फैकल्टी मौजूद हो, ताकि जम्मू संभाग से का जो टैलेंट है, जो यहां पर काबिल बच्चे हैं, इन काबिल बच्चों को इंटरनेशनल और नेशनल प्लेटफॉर्म्स पर कामयाब होने का और आगे बढ़ने का मौका मिले।